देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भाजपा के स्पोक्स पर्सन एडवोकेट अभिनव शर्मा। इनसे सीधी बातचीत करते हैं। सर, जिस तरह से कल से ही लगातार डिलिमिटेशन रिपोर्ट को देखकर सरगर्मियां जो है चुनावों की एक तरह बढ़ चुकी हैं, लेकिन ऐसे में कुछ जगह पर नाराज़गी भी देखने को मिल रही है। जिस तरह से परग्वाल के लोगों की बात करें या आरएसपुरा के लोगों की बात करें, ये पहले भी काफ़ी लंबे समय तक आरक्षित सीट पर रहे, अब दोबारा इनको वहाँ जोड़ दिया गया। इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, जो डिलिमिटेशन है, ये जैसे आप इलेक्शन कमीशन है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज चाहे वो पार्लियामेंट्री हो या असेंबली हो, इनकी रीऑर्गेनाइजेशन वक्तन बवक्तन होती है जी। तो उसी एक प्रक्रिया का हिस्सा था डिलिमिटेशन कमीशन जो थी, जिसकी रिपोर्ट अभी पब्लिक डोमेन में तो नहीं आई, जो एसोसिएट मेंबर्स हैं उनके साथ शेयर की गई है। तो ये एक टेंटेटिव रिपोर्ट जो है मीडिया में सर्कुलेट हुई है, पब्लिक डोमेन में आई है। तो इसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज कार्व आउट फ्रेश हुई हैं, कुछ एरियाज़ डाले गए हैं, कुछ निकाल के दूसरी ये पब्लिक इंटरेस्ट में है। और जहाँ तक आपने रिज़र्व की बात की, देखिए रिजर्वेशन जो है वो संविधान कहता है प्रोपोर्शनेट टू द पॉपुलेशन। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में एससी की पॉपुलेशन ज़्यादा है या एसटी की ज़्यादा है, उसी को रिजर्वेशन मिलनी है। अब जैसे अगर 7 सीटें एससी के लिए रिज़र्व हैं तो 7 वही कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिज़र्व होंगी जिनमें सबसे ज़्यादा एससी पॉपुलेशन है। तो ये एक उस प्रक्रिया का हिस्सा है, इसमें नाराज़गी की कोई बात नहीं। देखिए, एससी समाज भी अपना ही समाज है, उनको भी रिप्रेजेंटेशन चाहिए, उनको भी आगे बढ़ाना है, एक लेवल प्लेइंग फील्ड देना है। अब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी, जैसे मैं मढ़ में रहता हूँ, वो 96 में ओपन हुई थी, अब वो भी सुनने में आ रहा है कि रिज़र्व हुई है। कोई बात नहीं, रिज़र्व लोगों को मैंडेट मिलेगा, वो भी इस देश के भले के लिए काम करेंगे, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। सर, युवाओं की आप लगातार बात करते रहे हैं। युवाओं की बात करें तो जेकेएसएसबी और पीएससी की तमाम वो पोस्टें जो 2019 से पहले एडवर्टाइज हो चुकी थी, जिनके ऊपर फाइनल सिलेक्शन नहीं हुई थी, वो सब विड्रॉ कर ली गई हैं। इसको लेकर युवाओं में काफ़ी निराशा है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जम्मू कश्मीर के जितने भी युवा हैं, जब भी उनका कोई इशू अराइज होता है, कोई कंट्रोवर्सी रेज होती है, तो मुझे लगता है शायद सबसे पहले वो मेरे पास ही आते हैं। कारण 2 हो सकते हैं। एक, वो समझते हैं कि शायद ये कानून से वाबस्ता हैं और ख़ासकर सर्विस मैटर से। दूसरा, ये भी सोचते हैं कि एक नेशनल पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। तो कोशिश करता हूँ पहले पॉलिटिकली उनका ग्रीवेंस रिड्रेस हो जाए, और अगर पॉलिटिकली ना हो तो अगर कानून में थोड़ा सा भी स्कोप हो तो फिर मैं कोर्ट में भी उनके मुकदमे लेता हूँ। अब इस इशू पे भी सबसे पहले मैंने ही कहा है ये फैसला। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो एक सेलेक्ट लिस्ट में भी कैंडिडेट्स होते हैं, उनका भी कोई राइट नहीं होता अपॉइंटमेंट का। सिलेक्शन लिस्ट कभी भी विड्रॉ की जा सकती है, लेकिन रीजंस होने चाहिए। इस ऑर्डर में रीज़न कोई नहीं है। आप ये गवर्नमेंट का रिकॉर्ड देखेंगे, फाइल देखेंगे कि क्या कारण थे इन्होंने ये पोस्टें विड्रॉ की, लेकिन अपेरेंटली मैं कहूँ ग्राउंड रियलिटीज़ देखते हुए ये डिसीजन बिल्कुल गलत है। गवर्नमेंट को ये रिवर्स करना पड़ेगा। मैंने भी और मैंने अपनी पार्टी में दिल्ली में भी ये बात की है, प्रदेश में भी बात की है। मुझे लगता है बड़ी जल्दी ये डिसीजन रिवर्स हो जाएगा। अगर रिवर्स नहीं होगा, मैं कानूनी तौर पे इसको रिवर्स सर, क्या लगता है कौन लोग इसके पीछे हैं? क्योंकि इससे पहले हमने देखा बॉर्डर बटालियन की यही री एडवर्टाइजमेंट हो रही है, उसको लेकर भी युवा जो है सड़कों पर थे, पुलिस की लाठियों का सामना करना पड़ता है। अब दोबारा इस तरह का डिसीजन हो रहे हैं। क्या ब्यूरोक्रेसी में कहीं लूप होल्स हैं, या भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को चेकआउट करने में कहीं ना कहीं कमी पेश आ रही है? देखिए, ऐसा है, बार बार हर इशू को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना मेरे ख्याल में ठीक नहीं होगा। ब्यूरोक्रेसी किसी पार्टी की नहीं होती। ब्यूरोक्रेट का एक अपना माइंडसेट होता है, जैसे एक पुलिस ऑफिसर का होता है, आप सब जानते हैं। ऐसे ही ब्यूरोक्रेसी का सेटअप होता है। अब इसके पीछे कुछ लोग हैं या ना हैं, ये तो थोड़ा इंक्वायरी करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन लगता है कि विद द चेंज ऑफ लॉज, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू लॉज की एक सोच में थोड़ा फ़र्क है कि चूँकि रीऑर्गेनाइजेशन के बाद कुछ लॉज नए आ गए, कोई रिजर्वेशन नहीं आ गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पुरानी पोस्टें विड्रॉ करके नए रूल्स के मुताबिक री एडवर्टाइज़ करें। लॉ ये है कि जो पुरानी वैकेंसीज़ हैं वो पुराने लॉज के साथ मुताबिक फिल होनी चाहिए। तो ये गलत फैसला है, हम इसके खिलाफ हैं और हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द ये फैसला रद्द हो। एम्प्लॉयमेंट जो है आने वाले चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाली है, और क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक चैलेंज है? भारतीय जनता पार्टी देश के भले के लिए, भारतवर्ष के यूथ के भले के लिए उसको कभी वोट से नहीं जोड़ती। अगर वोट से जोड़ना होता तो नोटबंदी, डिमोनेटाइजेशन कभी प्रधानमंत्री नहीं करते। अगर वोट से जोड़ना होता ट्रिपल तलाक का
इशू कभी सेटल नहीं होता। और अभी आप बजट देखें, लोग कह रहे हैं इस बजट में क्या है, बजट को स्टडी करो तो पता चलेगा इस बजट में अगले 25 साल के लिए क्या है। इस बजट के माध्यम से पूरे देश के युवा को, पूरे देश के किसान को और पूरी देश की जनता को टेक्नोलॉजी, डिजिटल इंडिया के साथ जोड़ने का एक प्रयास है। जब तक ये देश तरक्की टेक्नोलॉजी और डिजिटाइजेशन की तरफ से के तरीके से नहीं करेगा, ये पिछड़ा रहेगा। देखिए, एक समय था जब हम हर चीज़ बाहर से मंगवाते थे। आज वर्ल्ड इज़ रेडी टू बी लेड बाय इंडिया। दुनिया चाहती है भारत हमारा नेतृत्व करे। क्या हम उसके लिए तैयार हैं? उसके लिए हमें तैयार होने के लिए टेक्नोलॉजी और डिजिटाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा। अभिनव जी, पहले कहा जाता था 2 करोड़ नौकरियां, लेकिन इस बजट में अब 5 साल में 60 लाख पे आ गई। इसको किस तरीके से इस बजट में 4 लाख करोड़ रुपया एम्प्लॉयमेंट के लिए रखा गया। मैं अभी भी आपको कह रहा था, एम्प्लॉयमेंट को सिर्फ सरकारी नौकरी से मत जोड़िए भाई साहब। एम्प्लॉयमेंट जेई सरकार में भी होता है, जेई प्राइवेट सेक्टर में भी होता है। लेकिन एक मिनट, अगर आप जेई लगते हैं किसी प्राइवेट कंपनी में तो एम्प्लॉयमेंट नहीं है। अगर आप जेई लगते हैं किसी रिंग रोड के प्रोजेक्ट में, वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है। अगर आप प्लम्बर लगते हैं, देखिए, सरकारी प्लम्बर बनने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन प्राइवेट प्लम्बर कई कंपनी में लगाया मुझे तो मैं तैयार नहीं। क्यों? लेकिन सर, क्योंकि काम करना पड़ता है। किश्तवाड़ में पिछले लगभग 3 हफ्तों से वहाँ के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो इस चीज़ के लेकर सड़कों पर बैठे हुए हैं, धरने पे बैठे हुए हैं कि वहाँ पे जितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें यहाँ से किसी भी युवाओं को रोजगार नहीं दिया जाता। सारी लेबर बाहर से लाई जाती है, सारे इंजीनियर्स बाहर से लाए जाते हैं। ऐसे में जब 2019 में 370 हटाई गई, कहा जा रहा था कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज आएंगी, प्रोजेक्ट्स आएंगे, लोकल यूथ को यहाँ पे जॉब मिलेगी। तो इस तरीके अब इसको कैसे जस्टिफाई करें? ऐसा है, अब लोकल यूथ को भी जॉब देने के लिए कोई स्किल्ड सर्टिफिकेट हाथ में होना चाहिए, सेमी स्किल्ड सर्टिफिकेट हाथ में होना चाहिए। जिसके पास है उसको मिल रही है। लेकिन सर, इसी सरकार, इसी एलजी प्रशासन ने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को खत्म कर दिया। लाखों बेरोजगार इंजीनियर अब सड़कों पर हैं। वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का केस मैं भी कर रहा हूँ। वो हैं कुछ इंजीनियर्स जिन्होंने अंडरटेकिंग देनी थी कि हम सरकारी नौकरी क्लेम नहीं करेंगे या ना करते हैं। उन्होंने ग्रुप्स बनाए थे। वो डिपेंड करता था किसके साथ किसके पास कितना एक्सपीरियंस है, वो कितने करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट ले। उसमें कई जगह इलीगलिटी हुई है, ये बंद नहीं हुए, इसको सस्पेंड किया है कुछ देर के लिए, ये दोबारा रिवाइव होंगे। तो आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए रोजगार के प्राइवेट और सेल्फ डिपेंडेंट जैसे बहुत सारे अवसर लेकर आएगी? आप बजट स्टडी करिए, मैं बजट की कॉपी आपको देता हूँ, आप स्टडी करिए, कल मेरे साथ बहस करिए, देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है। पूरे भारतवर्ष को टेक्नोलॉजी के साथ, हाईवेज़ के साथ, डिजिटल इंडिया के साथ, किसान को ड्रोन के साथ जोड़ा जा रहा है। अब आप देखेंगे इसमें क्या बदलाव आता है। ये 25 साल फ्यूचर वाला बजट है। ये कांग्रेस की तरह वो बजट नहीं है कि गरीब के घर में 2000 रुपये दे दिया, 15 दिन के बाद 2000 खत्म, तो गरीब ही रहा। गरीब को सिर्फ BPL नहीं चाहिए, 3 रुपये वाला राशन। गरीब को इतना अमीर कर दो कि वो भी मेरी तरह और आपकी तरह 50 रुपये किलो वाला राशन खरीदने की पोजीशन में आए। ये वो बजट है। धन्यवाद। तो ये थे भाजपा के स्पोक्सपर्सन एडवोकेट अभिनव शर्मा जी, जिन्होंने साफ किया कि किस तरीके से मोदी सरकार या भारतीय जनता पार्टी युवाओं के लिए लगातार कदम उठा रही है। आप लोग जुड़े रहे जेके टाइम्स के साथ, हमें दीजिए इजाज़त। कैमरामैन विशाल के साथ, जय हिंद, जय भारत।